मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। मैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक वो पढ़ाऊँगी और इसके बारे में हम जानेंगे। ये हिस्ट्री का क्लास 6 का 3rd चैप्टर है। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से चलता है। विभिन्न फसलों से उगाने के लिए विभिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में बता रहा है कि कैसे क्या मतलब फसलें उगाई जाती थी, कैसे किसकी हमें ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग वनस्पति की पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियों कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी टंडल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण, और लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियों कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी टंडल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधे का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा ही होगी, ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों में आसपास का चारा जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों से नज़दीक आने को उत्साहित करते लगे। जैसे ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। पहले कुत्ता पालते थे, फिर धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर घरों में पालने के लिए उससे होने लगे। आगे है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इस विकसित होने के लिए वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे वस्तुओं से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का प्रयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने भट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन के गड्ढा खोदा। अब आगे दिया है जानवर चलते चलते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उन्हें दूध भी प्राप्त हो सकता है,
जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन का भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषक पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र दो में देखो, क्या तुम्हें कई नील वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनसे प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पालकों से होने का साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों को बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों को नमूने अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का विशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। नीचे तालिका में जान सकते हो कि कहाँ अनाजों को पशु जानवरों की हड्डियों का विशेष मिले। अनाज और हड्डियाँ पुरास्थल: गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, मेहरगढ़। चावल जानवरों की हड्डी के टुकड़े, कोल्डिहवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चावल, मवेशी, मट्टी के खुरों के निशान, महागढ़, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूँ दलहन, गुफराल, गेहूँ और दलहन कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, ये बुरज़ोम, आधुनिक कश्मीर। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, चिराद। ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, हुल्लूर। काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, पेमली। जिन जगहों पर अनाज और हड्डियाँ मिले हैं वो उनमें से कुछ ही हैं। स्थायी जीवन की ओर: पुराविदों का कुछ पुरास्थलों का झोपड़ियों और घरों का निशान मिले, जैसे कि बुरज़ोम वर्तमान कश्मीर में कुछ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इनसे उन्हें ठंड के मौसम की सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर में अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कोई ऐसे पूरा पाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मजिस्टर का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद ही ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुहीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग में पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ें को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कभी भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज: पुराविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया इनके प्राय कृषक पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज मानते हैं जो संवत पहले से ही प्रचलित रहे हैं।
मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्थित बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुषों के इलाके सबसे पहले गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यह खुदाई से सबसे पहले स्तरों के पुराविदों के विभिन्न प्रकार के जानवर हड्डियाँ मिली, जिससे हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ शामिल हैं। उसके बाद स्तरों में भेड़ बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों में अवशेष भी मिले। इसके प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनसे कुछ संबंध भंडारण में काम आते हैं। मृत्यु के बाद सामान्य मृतक के सगे संबंधी प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों को मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जो कब्र के मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। दार्जिली हेडिंग। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 दार्जिलिंग हेडिंग ढूंढो। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर होने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी एक पहाड़ी पर है, जहाँ करगल मसूर जैसे पत्थरों के उपकरण मिले। इसमें पता चला कि भोजन के लिए अनाज उगाते थे। आज साथ ही यहाँ जेटालाइट पत्थर भी मिला और पत्थर के चिन्ह आया होगा। इसलिए अतिरिक्त पूरा स्थल कष्टसम प्राचीन लकड़ी सख्त होकर बन गई और औजार और परिवर्तन भी मिले। ये चैप्टर पूरा आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना।